नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिससे हर शहरी ड्राइवर कभी ना कभी परेशान होता है, और वो है ट्रैफिक। आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज या किसी जरूरी काम से। भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना किसी जंग से कम नहीं लगता, खासकर जब आप नए ड्राइवर हो तो यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आपको कुछ ऐसी आसान और असरदार टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप ट्रैफिक में भी आराम से, सुरक्षित और बिना किसी तनाव के गाड़ी चला पाएंगे। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में हुए हमले के बाद उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर ही तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक नीतियों तक हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। अब जानते हैं ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बनाने वाले ये कुछ खास टिप्स के बारे में। सबसे पहले और सबसे जरूरी टिप है कि आप अपनी कार को सामने और पीछे वाली गाड़ियों से एक सुरक्षित दूरी पर रखें। ट्रैफिक में अक्सर लोग बहुत पास गाड़ी चलाते हैं। ऐसा करने से अचानक ब्रेक लगाने पर टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब एक आसान तरीका ये है कि आप अपनी इतनी दूरी बनाए रखें कि अगर सामने वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास ब्रेक लगाने का पर्याप्त समय हो। इससे न सिर्फ आप किसी टक्कर से बचेंगे, बल्कि आपकी गाड़ी पर बेवजह स्क्रैच या डेंट भी नहीं लगेंगे। फिर खुद को शांत और संयमित रखें। ट्रैफिक में फंसे रहने से गुस्सा आना या बेचैनी होना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठते ही सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। आप चाहें तो अपनी पसंद का म्यूजिक चला सकते हैं। कोशिश करें कि मन को शांत और स्थिर रखें। शांत दिमाग से गाड़ी चलाने से आप सही फैसले ले पाते हैं और इससे थकान भी कम होती है। फिर बात करते हैं 360 डिग्री कैमरे का सही इस्तेमाल करना। आजकल की नई कारों में एक कमाल का फीचर आता है, 360 डिग्री कैमरा। अगर आपकी कार में यह फीचर है तो ट्रैफिक में इसका भरपूर इस्तेमाल करें। जब आप किसी तंग गली से निकल रहे हो या भीड़ में गाड़ी मोड़नी हो तो यह कैमरा आपकी मदद करेगा। यह आपको गाड़ी के चारों तरफ का पूरा नजारा स्क्रीन पर दिखाता है, जिससे आप बिना किसी टक्कर या स्क्रैच के अपनी गाड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यह फीचर खासकर नए ड्राइवर्स के लिए एक वरदान की तरह है। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैफिक में कुछ ड्राइवर बार लेन बदलते रहते हैं। इससे न सिर्फ जाम और बढ़ जाता है, बल्कि हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी लेन में ही रहें। जब आप एक ही लेन में चलते हैं तो आप अन्य गाड़ियों को बेवजह परेशान नहीं करते और खुद भी सुकून से गाड़ी चला पाते हैं। इससे ट्रैफिक का फ्लो भी बना रहता है। फिर बात करेंगे, सफर शुरू करने से पहले गूगल मैप्स एक बार जरूर देख लें। अगर आपको किसी ऐसे रास्ते पर जाना है जहां अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है तो घर से निकलने से पहले गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक की पूरी जानकारी देता है। यह आपको बताता है कि किस रास्ते पर जाम है और आप कौन सा वैकल्पिक रास्ता चुन सकते हैं। इससे आप अपना कीमती समय, ईंधन और सबसे बढ़कर मानसिक शांति बचा सकते हैं। तो ये थे कुछ आसान और कारगर टिप्स जो आपकी ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बना सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप बिना किसी टेंशन के गाड़ी चला सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।
तब तक के लिए सुरक्षित रहें और गाड़ी आराम से चलाएं। अब बात करते हैं, भारत में नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों का पीएफ अकाउंट होता है। यह एक तरह से आपकी भविष्य की बचत है, जिसमें आपकी सैलरी का एक हिस्सा जमा होता है और उतना ही योगदान आपकी कंपनी की तरफ से भी किया जाता है। जरूरत पड़ने पर इस पैसे को निकालने के लिए आपको ऑनलाइन क्लेम करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्लेम करने के बाद भी पैसा आपके खाते में नहीं आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कुछ खास वजह हो सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीएफ क्लेम का पैसा किन गलतियों की वजह से अटक सकता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे बड़ी और आम गलती होती है बैंक डिटेल्स का मिसमैच होना। अगर आपके पीएफ अकाउंट में जो बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड या आपके नाम की स्पेलिंग गलत है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। कई बार लोग पुराना बैंक अकाउंट नंबर लिंक कर देते हैं जो अब चालू नहीं है। ऐसे में भी क्लेम अटक जाता है। अब इसका समाधान क्या है? क्लेम करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पीएफ अकाउंट में दर्ज बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड और आपका नाम बिल्कुल सही है और बैंक रिकॉर्ड से मैच करता है। फिर आपका आधार कार्ड आपके पीएफ अकाउंट से लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड और पीएफ खाते में नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी अलग अलग है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार की जानकारी का मैच होना अनिवार्य है। फिर क्लेम करने से पहले अपने आधार कार्ड और यूएएन की जानकारी को क्रॉस चेक करें। अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत सही करवाएं। फिर बात करते हैं पुराने पीएफ अकाउंट को मर्ज ना करना। जब आप नौकरी बदलते हैं तो अक्सर लोग अपने पुराने और नए पीएफ अकाउंट को आपस में मर्ज नहीं करते। इससे आपका पैसा दो अलग अलग जगह जमा होता है, जिससे कंफ्यूजन बढ़ता है और क्लेम अटक सकता है। अब इसका समाधान क्या है? जब आप नई कंपनी ज्वाइन करें तो पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट को नए अकाउंट में ट्रांसफर करवा लें या दोनों को मर्ज कर लें। इससे आपका सारा पैसा एक ही जगह रहेगा। पीएफ क्लेम करते समय सही फॉर्म का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी छोड़ने के बाद पैसे निकालने के लिए एक अलग फॉर्म होता है, जबकि नौकरी के दौरान आंशिक निकासी के लिए दूसरा फॉर्म होता है। अगर आप गलत फॉर्म चुनते हैं या उसमें गलत जानकारी भरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसका समाधान ये है कि क्लेम करते समय अपनी जरूरत के हिसाब से सही फॉर्म का चुनाव करें और सभी जानकारी को ध्यान से और सही भरें। तो ये थी कुछ मुख्य वजहें जिनकी वजह से पीएफ क्लेम का पैसा अटक सकता है। इन गलतियों को सुधार कर आप अपने पैसों को समय पर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव में फर्जी वोटर्स की पहचान को लेकर एक चौंकाने वाला डेटा सामने रखा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि एक सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है, जिससे पूरे चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया है कि कांग्रेस ने फर्जी वोटर्स की पहचान के लिए खुद एक जांच करवाई है। उन्होंने कहा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो पूरा देश एक दिन में वोट करता था, लेकिन ईवीएम से चुनाव होने के बाद यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 5-5 फेज और महीने भर तक वोटिंग होती रहती है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन जीतता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नतीजे बिल्कुल उलट आते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी का शक हुआ। इसके बाद हमने अपनी जांच शुरू की, क्योंकि हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब हमने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी
तो आयोग मदद करने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, वोटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करने की बात कही गई। राहुल गांधी ने हैरानी जताते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में इतनी जरूरी फुटेज को स्टोर नहीं किया जा पा रहा है, जबकि एक छोटी सी ड्राइव में बहुत सारा डेटा सेव किया जा सकता है। राहुल गांधी ने अपनी जांच का फोकस कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर रखा, जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। उन्होंने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर बीजेपी ने सिर्फ 32,707 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन इसी लोकसभा के अंदर आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 1,14,046 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में हारती है, लेकिन सिर्फ इस सीट पर भारी वोटों से जीत दर्ज करके लोकसभा सीट जीत जाती है। इसी बड़े अंतर पर हमारा शक गहराया और हमने जांच शुरू की। 5 तरह से वोटों की चोरी का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी ने जांच के नतीजों को सामने रखते हुए दावा किया कि महादेवपुरा सीट पर कुल मिलाकर 1,02,50 वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि 5 तरीकों से वोटों की हेराफेरी की गई है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। 11,000 से ज्यादा ऐसे वोटर मिले हैं जिनके नाम एक से ज्यादा बार वोटर लिस्ट में है। दूसरा है फर्जी पते वाले वोटर्स। 40,000 से ज्यादा ऐसे वोटर्स मिले हैं जिनके पते फर्जी हैं या उनका पता वेरीफाई नहीं हो सकता। बल्क वोटर्स, जो 10,000 से ज्यादा ऐसे वोटर्स मिले हैं जिनके नाम एक ही पते पर दर्ज है। और चौथा सबसे बड़ा दावा किया है राहुल गांधी ने कि फर्जी फोटो वाले वोटर्स हैं, जो 4,000 से ज्यादा ऐसे वोटर्स मिले हैं जिनके वोटर कार्ड पर फोटो ही फर्जी है। फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हुआ है। 33,000 से ज्यादा वोटर्स का खुलासा हुआ है जिनके नाम फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल से वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। राहुल गांधी ने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे एक शख्स का वोट महाराष्ट्र, कर्नाटक और लखनऊ में मिला। एक और शख्स का वोट कर्नाटक और वाराणसी में बना हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों की बढ़त से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आरोप लगाया कि जब एक सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हो सकती है तो देश भर में क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह डेटा चुनाव आयोग का है और वह भी इस क्राइम में बराबर का हिस्सेदार है। राहुल गांधी ने देश के युवाओं और मतदाताओं से अपील की है कि वे इस डेटा को देखें और समझें कि कैसे उनके वोट के साथ धोखा किया जा रहा है। यह मुद्दा अब एक बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर चुनाव आयोग और सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन किन मुद्दों पर क्या कुछ कहा। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले के बाद उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में गुंडे, माफिया और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे जब चाहें, जिस पर चाहें, हमला कर देते हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि हमले के वक्त पुलिस गूंगी और अंधी बनी रही। उन्होंने कहा कि आए दिन विपक्ष के नेताओं पर हमले हो रहे हैं और यह सब बीजेपी समर्थित लोगों द्वारा किया जा रहा है। मौर्य ने दावा किया कि योगी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर है और प्रदेश गुंडों, माफियाओं का चारागाह बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा एक जैसा है। मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी कट्टर हिंदू बनने की राजनीति कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदू बनने की राजनीति कर रही है। उन्होंने दोनों दलों पर नूरा कुश्ती लड़ने का भी आरोप लगाया। मौर्य ने अखिलेश यादव की पीडीए पाठशाला पर तंज कसते हुए कहा कि पीडीए के नेता खुद कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार पीडीए की नई नई परिभाषा गढ़ते रहते हैं, इसलिए जनता भी कंफ्यूज है।
मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब योगी सरकार ने 27,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था, तब समाजवादी पार्टी सोती रही। उन्होंने कहा कि अपनी जनता पार्टी ने इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का पीडीए दरअसल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार गांव के गरीब बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करना चाहती है, इसीलिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। मौर्य ने कहा कि सरकार ने सिर्फ लोक लुभावने नारे देकर जनता को धोखा दिया है। आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम पर है और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीवन काट रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौलाना कल्वे जावेद नकवी के वक्फ संशोधन बिल वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। मौर्य ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का बिल लाकर किसी के धर्म पर हमला करना लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। तो यह थे स्वामी प्रसाद मौर्य के वो तीखे बोल जो रायबरेली में हुए हमले के बाद सामने आए। उनके इन बयानों ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते फिर। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, कद्र करना सीख लीजिए। ना जिंदगी वापस आती है और ना ही जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। नमस्कार।